देखो आप लोगों ने बल पढ़ा, बल क्या होता है? मोशन में अगर हम कहें, गति में रेखीय गति है, लीनियर मोशन अगर हो रहा है तो फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? फोर्स एक वो फैक्टर है जिसको हम जिस बॉडी पर, अगर किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो या तो उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसी के बाद अगर हम लीनियर मोशन को स्टडी करना चाहते हैं तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, जिसको हम स्मॉल p लेटर से डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल है जिसका मास हम मान लेते हैं m और ये v वेलोसिटी से मूव करता है, मोशन में है, तो इसका लीनियर मोमेंटम आप कैसे दोगे? p इज इक्वल्स टू होता है m इंटू v, यानी कि जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसके मास, द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी, वेग, दोनों की गुणा करके हमें क्या मिलता है? रेखीय संवेग, या संवेग भी कह देते हैं, संवेग मिलता है। ठीक है, v क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो p भी क्या होगी? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि ये इस फिजिकल क्वांटिटी को, या कह सकते हो लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वही डायरेक्शन किसकी होती है? लीनियर मोमेंटम की। और बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी अप्लाई होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? लीनियर मोमेंटम भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूले से आपको क्लियर है कि लीनियर मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मास पे और बॉडी की वेलोसिटी पे, है ना। यहाँ से यानी कि p इज प्रोपोर्शनल टू m एंड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू v। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और अगर उस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी लीनियर मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा मास या जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू, मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले से आपको क्लियर है कि इसकी SI यूनिट क्या होगी? मास की जो भी SI यूनिट है इनटू वेलोसिटी की जो भी SI यूनिट होती है। आपको पता है मास की जो SI यूनिट है वो कितनी होती है? kg, और वेलोसिटी, वेग की होती है मीटर पर सेकेंड, यानी कि संवेग की जो यूनिट आ गई, SI यूनिट जो आ गई है मोमेंटम की, वो होती है kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप इसका निकालना चाहो, kg इज क्या है? मास। ठीक है, तो डायमेंशन में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M। मीटर इज फॉर लेंथ, लेंथ के लिए, लंबाई के लिए होता है, तो ये हो गया L, और सेकेंड टाइम, तो ये हो गया T-1, तो ये हो गई इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। लीनियर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कंजर्व्ड क्वांटिटी किसके लिए होगी? फॉर अ क्लोज सिस्टम। कोई भी अगर क्लोज सिस्टम आपके पास है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा बॉडी का सिस्टम है जहाँ पर जो फोर्स अप्लाई की गई है, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई की गई है, उसका सम क्या है? 0। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है बॉडी के ऊपर या सिस्टम ऑफ बॉडी के ऊपर? 0 है, तो वहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व हो जाएगा। कंजर्व का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी टाइम t1 पर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? t1 पे मान लीजिए मोमेंटम p1 है और t2 टाइम पे p2 है, तो अगर सिस्टम क्लोज्ड है यानी कि कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है, तो p1 और p2 की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी, कांस्टेंट होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होती है ये, या मोमेंटम जो होता है, आगे चल के आप नेक्स्ट लेक्चर्स जब आएंगे तो उसमें एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ोगे, तो वो भी क्या है? कंजर्व्ड क्वांटिटी है। मोमेंटम जो होता है ये क्या होता है? कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। अगर कोई बाहरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। जो इनिशियल वैल्यू होगी वही क्या होगी? फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, देखिए अभी आपको बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम हो जाता है m इंटू v। ठीक है, इस तरह से आप इसका मैग्नीट्यूड देते हो। अगर आपको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे दिया, यानी कि एक ऐसा सिस्टम दे दिया जिसमें बहुत सारी बॉडीज़ हैं और वो सब मूव कर रही हैं, तो उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा
वो हर एक पार्टिकल या हर एक बॉडी के लीनियर मोमेंटम के सम के बराबर होगा। यानी कि आप सिंपली हर एक पार्टिकल का या हर एक बॉडी का क्या कर सकते हो, मोमेंटम निकाल के उनका एल्जेब्रिक सम करके टोटल मोमेंटम उस सिस्टम का निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो एक सिस्टम है जिसमें m1 ये बॉडीज़ है जिनका मास क्या है, m1 है, m2 है, m3 है, अप टू mn है। मान लिया m1 v1 वेलोसिटी से चल रहा है, m2 v2 वेलोसिटी से चल रहा है, m3 v3 वेलोसिटी से, इसी तरह से mn vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m1 इंटू v1, दूसरे पार्टिकल का m2 इंटू v2, तीसरे का m3 इंटू v3। तो आप टोटल लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 और अप टू mn vn, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, समेशन की फॉर्म में अगर आप करना चाहो तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा समीशन, देखो m1 m2 m3, m की वैल्यू भी चेंज हो रही है और v की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हो mi vi और i की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक है, n तक। ये हो जाएगा आपका टोटल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इस तरह से आप टोटल लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हो किसी सिस्टम ऑफ बॉडी का। अब आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जो मोशन में है उस पे एक्ट करने वाली जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, जो भी उस पे बाहरी बल कार्य कर रहा होगा, वो किसके बराबर होता है, उसके रेखीय संवेग की दर के बराबर होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। क्या कहता है कि एफ नेट फोर्स, जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, वो किसके बराबर होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ नेट फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम आप इस तरह से, या चेंज इन लीनियर मोमेंटम आप इस तरह से निकाल सकते हो, जहाँ पे डेल्टा टी क्या है, वो टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में ये फोर्स इस पर एक्ट कर रही होगी। ठीक है, अब जैसे कि आपको बताया लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, ठीक है, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम पे, कोई बॉडी है, सिस्टम है बॉडीज़ का, बहुत सारी बॉडीज़ मिलके एक कंप्लीट सिस्टम बना रही हैं, उस सिस्टम पे अगर एक्ट करने वाली नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए, यानी कि जो भी बाहरी बल है वो कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। क्या कह सकते हो, कोई फोर्स अगर उस पर एक्ट नहीं कर रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, इसका हम ऐसे लेके चल सकते हैं, मान लो एक सिस्टम है बॉडीज़ का जिसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में किसी भी टाइम t में, मान लो हमने मान लिया डेल्टा टी टाइम ले रहे हैं, तो इस डेल्टा टी टाइम में इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी u, और बाद में कितनी हो गई, यानी कि डेल्टा टी टाइम के बाद कितनी हो गई v। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ बॉडीज़ का जो टोटल मास है वो हमने मान लिया m। तो इनिशियल मोमेंटम मान लो हमने P1 मान लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू यू, और फाइनल हमारा जो हो जाएगा मान लीजिए P2, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू वी। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा P निकालोगे तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1, दैट मीन्स m v माइनस m u, या m ब्रैकेट में v माइनस u, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ये कहता है कि एफ नेट किसी भी सिस्टम पर अगर मोशन में है तो उस पर जो नेट फोर्स एक्ट करती है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कह रहा है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड हो जाता है। दैट मीन्स हमें अगर क्या गिवन है, एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से हमें मिलेगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो।
या आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे डेल्टा पी क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, पूरी जो सिस्टम है बॉडीज़ का उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यही तो हुआ। इसको आप क्या लिख सकते हो, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 0 या P2 इज इक्वल्स टू P1। जो पहले था लीनियर मोमेंटम वही बाद में है, तो इसका मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम पे एक्ट करने वाली फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बिलियर्ड्स बॉल का। ठीक है, या कह सकते हो बहुत चिकने गोले हैं दो जो मूव कर रहे हैं। मान लीजिए एक है m1 और एक क्या है m2, ये मास हो गए। इनिशियली इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, u2 है। तो यानी कि m1 का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 और m2 का m2 u2। तो टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियली अगर आप इस सिस्टम का देख रहे हो P1 वो हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये हो गया इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अब जब ये मूव कर रहे हैं तो मान लीजिए इनके बीच में क्या होता है, ये कॉलिजन अगर होगा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी, और उसके बाद हमने क्या मान लिया कि ये फिर से अलग होके मूव करने लगे। ठीक है, बाहर से हम कोई फोर्स इस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये अलग होके दोबारा मूव करने लगेंगे तब इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कितनी हो गई, क्योंकि कॉलिजन होगा तो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, मान लो इस पे कितनी वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी कितनी हो गई v2। तो अब जो फाइनल मोमेंटम होगा P2 ये कितना हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, पहले m1 की वेलोसिटी u1 थी, फिर m2 की वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पर u2। कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। यानी कि हर एक पार्टिकल का अगर आप लेते हो या हर एक बॉडी का मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर नेट फोर्स नहीं है तो दोनों का जो चेंज होगा दैट मीन्स P2 माइनस P1 किसके बराबर होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2। ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो F नेट इज इक्वल्स टू क्या है, 0। तो दैट मीन्स ये अगर डेल्टा P है तो डेल्टा P क्या हो गया यहाँ पर 0, या लिख सकते हो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो हर एक पार्टिकल का या हर एक बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम का मोमेंटम है वो यहाँ पर कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशंस देखेंगे क्या है। देखिए कॉमनली इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। पहली है रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन क्या है, अगर हम गन चलाते हैं तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, जैसे राइफल होती है। राइफल जब चलाते हैं तो क्या होता है, बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी और राइफल पे क्या होता है, पीछे की तरफ एक धक्का लगता है बैकवर्ड, तो वो क्या होती है, रिकॉइलिंग होती है। वो किस वजह से होती है, मोमेंटम की वजह से होती है। देखिए मान लीजिए ये राइफल है और ये क्या है, बुलेट है। जब आप फायरिंग करते हो तो बुलेट v1 वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करती है। कैपिटल M क्या है, गन का मास हो गया, और स्मॉल m क्या है, यहाँ पर बुलेट का मास हो गया। ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो कैपिटल M है उसकी वैल्यू स्मॉल m से काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, जब हम फायरिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब बुलेट जो है वो किसके अंदर है, गन के अंदर है, दोनों रेस्ट में है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या है, 0। तो दोनों का जो टोटल मोमेंटम आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे P1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। फायरिंग करने पर मान लीजिए m वेलोसिटी कितनी आती है, v1, और गन पीछे की तरफ जो रिकॉइल करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो हो गई वेलोसिटी कितनी, v2। तो यहाँ पर P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m स्मॉल m इंटू v1 प्लस कैपिटल M इंटू v2।
अब बाहर से कोई फोर्स इस पे हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो गई यहाँ पर 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0, और डेल्टा P क्या हो गया, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 0। P1 पहले से ही 0 है, ठीक है। अगर हम P2 की वैल्यू रखते हैं m इंटू V1 प्लस कैपिटल M इंटू V2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से अगर हम देखें V2 की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस M इंटू V1 अपॉन कैपिटल M, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि जितना मोमेंटम बुलेट का आगे की तरफ है उतना ही मोमेंटम गन का क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये शो कर रहा है यहाँ पर। और V2 किसकी वेलोसिटी थी, जो रिकॉइलिंग हो रही है उसकी वेलोसिटी है। V1 किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की वेलोसिटी है। M बुलेट का मास है और कैपिटल M गन का मास है। आपको पता है कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m के कंपैरिजन में ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, ठीक है। M इज़ वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m, तो ऑब्वियस है कि V2 की वैल्यू V1 से क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ से क्या आ रहा है, V2 इज़ लेस देन V1, यानी कि रिकॉइलिंग की जो वेलोसिटी होगी वो बहुत कम होगी बुलेट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में, ठीक है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। रॉकेट का मोशन अगर आप लोगों ने देखा हो टीवी वगैरह में, तो क्या होता है, जो रॉकेट का प्रोपल्शन होता है वो किस तरह से होता है, जेट स्ट्रीम से हॉट गैसेस निकलती हैं बाहर की तरफ, बहुत ही लार्ज मोमेंटम से निकलती है, यानी कि बहुत लार्ज वेलोसिटी से निकलती हैं। तो जब वो नीचे की तरफ निकलेंगी तो उससे क्या होगा, उतना ही लीनियर मोमेंटम उससे अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ लगता है, जिसकी हेल्प से रॉकेट क्या है, ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। एक बहुत जनरल सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगर आप किसी रस्सी को मान लीजिए वॉल से आपने उसको बांध दिया, ठीक है, आप उसको पूरी फोर्स लगा के खींचते हो और वो टूट जाए बीच में से, तो आप पीछे की तरफ गिरोगे, तो वो किसकी वजह से होता है, मोमेंटम, क्योंकि उसमें मोमेंटम था। तो जैसे ही वो टूटा तो वो क्या होगा, आप पे एक बैकवर्ड फोर्स लगेगी, तो वो किसकी वजह से आती है, लीनियर मोमेंटम की